हेलो ऑल, वेलकम टू माय कोडिग्नेटर सीरीज। सो आज हम कोडिग्नेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ द कोडिग्नेटर। एंड सेकंडली हम डिस्कस करेंगे कि कोडिग्नेटर इंस्टॉल कैसे होता है। और थर्ड हम चेक करेंगे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है और कौन सी फाइल मोस्टली यूज़ होती है कोडिग्नेटर में। And coordinator how it's work. And fifth point is what is controller means controller actually काम क्या करता है. And model and view, this is the coordinator is a model view and model view controller basically. एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस के बारे में कि मल्टीपल डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं कोऑर्डिनेटर में। एंड उसके बाद एक्टिव रिकॉर्ड क्लास कैसे यूज़ होती है कोऑर्डिनेटर में। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरीज किस टाइप की होती है और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और खुद की लाइब्रेरी क्लास कैसे बना सकते हैं। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेल्पर फाइल। हेल्पर फाइल जैसे कोऑर्डिनेटर में हमें जैसे हुक हुक के जैसे हम यूज़ करते हैं। तो कस्टम हेल्पर और जो नॉर्मल हेल्पर होते हैं वो कैसे हम कोऑर्डिनेटर में यूज़ करेंगे वो हम आगे वाले सीरीज़ में देख लेंगे। और ऑटोलोड डॉट पी फाइल का पर्पज़ क्या है वो भी देख लेंगे। और एक कस्टम हेल्पर एक क्रिएट करके देखेंगे सैम्पल के तौर पे। एंड उसके बाद एक स्मॉल प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे मींस तो हमें पता चलेगा कि कोऑर्डिनेटर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंड ओवरव्यू ऑफ द कोऑर्डिनेटर। तो हम कोऑर्डिनेटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। कोऑर्डिनेटर डॉट कॉम एक यूआरएल है, उससे हम कोऑर्डिनेटर की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो उसमें लिखा है कि जैसे कि कोऑर्डिनेटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टूल किट फॉर पीपल हु बिल्ड अ वेबसाइट यूजिंग पीएचपी। Its goal to enable your develop project much faster than you could if you were writing code from the scratch। तो मैंने दो तीन पॉइंट भी ऐसे निकाले कि जैसे हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फर्स्टली इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कोऑर्डिनेटर फर्स्ट रिलीज हुआ था 2006 में। इलिस लैब एक कंपनी है, उसने कोऑर्डिनेटर रिलीज किया था। लेकिन ये बीटा वर्जन था, ये बीटा वर्जन था। तो इसमें बहुत सारे बग्स आए थे। तो उसके बाद 2013 में पब्लिकली अनाउंस हुआ कि कोऑर्डिनेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल करंटली 4.15 या कुछ तो अभी उसका वर्जन है। हाँ, तो हम बाद में देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इंट्रोडक्शन में आते हैं। तो कोऑर्डिनेटर इज़ अ पावरफुल टूल ऑफ पीएचपी फ्रेमवर्क। एंड कोऑर्डिनेटर इज़ अ एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। एंड मीन्स कि कोऑर्डिनेटर से हम मल्टीपल ऑटोमेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेटर विच कैन बी यूज टू डेवलप वेबसाइट मीन्स हम इजीली इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग द कोऑर्डिनेटर। एंड कोऑर्डिनेटर इज अ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क मीन्स इजीली फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। एंड नेक्स्ट वेरी रिच एंड सेट ऑफ फंक्शनलिटी विच विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वेबसाइट डेवलपमेंट वर्क। तो हम इसका कोऑर्डिनेटर का यूज़ करके हम लाइब्रेरी एंड हेल्पर एंड थर्ड पार्टी जो हुक्स क्रिएट किए उसका यूज़ करके हम क्विक वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो उसके बाद कोऑर्डिनेटर विल मेक योर टास्क ईजियर। इट हैज़ वेरी रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड हेल्पर एंड यू विल सेव द लॉट ऑफ टाइम। ये इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। तो कोऑर्डिनेटर के बेसिकली फीचर क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेटर एक मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम है। एंड दिस इज़ द लाइट वेट एंड फुल फीचर डेटाबेस क्लासेस विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल प्लेटफॉर्म। मतलब सभी जैसे कि पोस्टग्रे कौन सा भी डेटाबेस हो तो हर एक इसमें कोऑर्डिनेटर सूटेबल हो जाता है।
और उसमें क्वेरी बिल्डर डेटाबेस सपोर्ट करता है, जैसे कि हमें वन लाइन क्वेरी लिखने की ज़रूरत होती है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करता है कि हम व्यू में भी एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं या कंट्रोलर और मॉडल में भी लिख सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद फॉर्म एंड डेटा वैलिडेशन भी हम इजीली कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर में। एंड सिक्योरिटी एंड एक्सेस फिल्टरिंग, इसमें भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करता है, जैसे CSRF टोकन और दो तीन ऐसे टोकन के कैटेगरी आते हैं कि कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करता है। एंड सेशन इजीली सेशन मैनेजमेंट हो सकता है इसमें। और ईमेल सेंडिंग क्लासेस बनी बनाए इसमें लाइब्रेरीज मिल जाती है कि SMTP के क्लासेस मिल जाते हैं कि इजीली हम सेंड मेल कर सकते हैं। जैसे कि पीएच में कोर PHP में हम उसके लिए लाइब्रेरी और थर्ड पार्टी SMTP इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसकी ज़रूरत इसमें नहीं है। इसमें बाय डिफ़ॉल्टली प्रोवाइड किया जाता है। इमेज इमेज के रिलेटेड, जैसे अपलोड अपलोड इमेज एंड डाउनलोड, ऐसे बहुत सारे फंक्शनलिटी है जो इमेज के रिलेटेड लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, जैसे क्रॉपिंग, रिसाइजिंग एंड रोटेटिंग ETC। उसकी एक लाइब्रेरी भी होती है, GD लाइब्रेरी और इमेज मैजिक्स, दो तीन ऐसे लाइब्रेरी के नाम है। और लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन भी एक इसका फीचर है, जैसे कि हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में कोऑर्डिनेटर लैंग्वेजेस प्रोवाइड कर देता है। पेजिनेशन भी प्रोवाइड कर देता है। और सर्च इंजन एसईओ फ्रेंडली है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल URL राउटिंग, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हुक्स एंड क्लासेस एक्सटेंशन, हुक्स क्रिएट कर सकते हैं और एक्सटेंशन क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हमें कई कई फंक्शन की ज़रूरत है, उसके अलग से सेपरेट क्लास क्लास बना के उसको एक्सटेंड करके हम यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर में। तो लार्ज लाइब्रेरी ऑफ हेल्पर फंक्शन, हाँ ये भी है, ये भी एक हेल्पफुल फीचर है इसमें, कि हम खुद का हेल्पर फंक्शन बना के उसको मल्टीपल जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर की एक वेबसाइट है। सिंपली हम कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करके URL पे सर्च करेंगे तो इधर कोऑर्डिनेटर के डाउनलोड के पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें करंटली वर्जन है 4 वाला, और अभी वर्जन 4.4.0 है। ये सभी अपने PHP वर्जन में सपोर्ट करेगा। एंड ये कोऑर्डिनेटर 3 का वर्जन है। करंटली इसका वर्जन 3.1.13 चालू है, तो हम इसे ही डाउनलोड करेंगे। तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो इसको चलाने के लिए पहले हमें अपने लोकल सिस्टम में जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैम्प डाउनलोड करने के लिए मैंने अलग से सीरीज़ बनाई है, तो आप वो पहले देख लेना अगर जैम्प इंस्टॉल नहीं है तो। इधर हम जो डाउनलोड किए कोऑर्डिनेटर का वर्जन, वो हम इधर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेटर का वर्जन डाउनलोड हुआ है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट करके हमारे सी ड्राइव में जाके जैम्प, अगर जैम्प इंस्टॉल है तो हमें जैम्प के फोल्डर में जाना पड़ेगा। और इसके बाद एच टी डॉक्स में मैं नया फोल्डर बना देता हूँ। कोऑर्डिनेटर टेस्ट करके एक फोल्डर बना दिया मैंने। और इसके अंदर हमने जो एक्सट्रैक्ट किया था वो पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं।
तो मेन फाइल है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर मेन फाइल है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ही सब कुछ, हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो सब इसमें ही करना है। बाकी इधर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे। तो कैशे 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 करके एक फ़ोल्डर होता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं इसमें। तो कैसे क्या कर देता है कि जैसे हमें यूज़र ने कौन सी भी रिक्वेस्ट, जैसे ब्राउज़र से कौन सी भी रिक्वेस्ट राउट को भेजी, तो उसका जो रिस्पांस आने वाला है वो जो जो कुछ रिस्पांस आएगा वो कैशे में स्टोर कर देता है। इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाती है। मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करके उसका डेटा सेव करना अ, ये पॉसिबल नहीं। तो इसकी वजह से एक कैसे उसमें एक ही बार स्टोर कर देता है, और वही हमें सेकंड टाइम भी हम वो रिक्वेस्ट चेक करेंगे तो हमें वही आउटपुट दिखाई देगा। तो मेन फाइल ले कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में ऑटो लोड फाइल है कि ये हमें जैसे ऑटो लोड एक पीएचपी की फाइल है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें पैकेजेस इसमें सब एरे में स्टोर किए, जैसे हमें लाइब्रेरीज यूज़ होने वाली है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इधर ऑप्शनली कमेंट करके दिया है कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डेटाबेस हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट होना है, तो इसमें एरे में डेटाबेस का नाम डालेंगे, बेस। और अभी हम ईमेल का यूज़ नहीं कर रहे, तो ईमेल नहीं यूज़ करेंगे। और हम सेशन का भी यूज़ करने वाले हैं आगे आगे वाले वीडियो में। तो हम इसमें अभी ऐड कर देते हैं। ऐसे ऑटोलोड डॉट पी एच पी फाइल का पर्पज़ होता है कि ये कंटिन्यूसली जैसे भी आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, तो पहले जैसे हमने जो कुछ लोड किया है इसमें लाइब्रेरी में, तो पहले प्रोजेक्ट ओपन होने पर डेटाबेस और सेशन करके जो भी है वो फाइल ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। जैसे ड्राइवर में कुछ लिखा हो तो वही लोड हो जाएगा। और जैसे हेल्पर हेल्पर ऑटो लोड हेल्पर करके भी है। जैसे हम बेस यूआरएल सेट करते हैं, तो ये भी यूआरएल इसमें ऐड करना पड़ेगा। और जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करनी है, तो हम फाइल करके हेल्पर का यूज़ करेंगे। तो अब आगे वाली वीडियो में हम इसका भी यूज़ करके देखेंगे। तो ऑटोलोड डॉट पी फाइल का पर्पज़ यही होता है कि जैसे प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले हमें जो जो लाइब्रेरी हेल्पर जो हुक्स लोड करने हैं प्रोजेक्ट चालू होने से पहले, तो तभी हम ऑटोलोड फाइल का यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मेन बेसिकली यूज़ होता है कि बेस यूआरएल, हमें बेस यूआरएल हमारे प्रोजेक्ट का यूआरएल सेट करना पड़ता है। और इंडेक्स डॉट पी करके एक फंक्शन है जो साइट यूआरएल में यूज़ होता है। साइट यूआरएल बेसिकली हमें जैसे कि इमेज अपलोड या इमेज शो करनी है, वो टाइम पे हमें साइट यूआरएल का यूज़ होता है। बस, इसमें कुछ दूसरा देखने वाली चीज़ नहीं है। और उसके बाद कांस्टेंट भी हमारे जो पीएचपी वेरिएबल है वो कांस्टेंट रखने के लिए यूज़ होता है। और फोर्थ है डेटाबेस। डेटाबेस ये है कि जैसे हमें करंट डेटाबेस कौन सा एक्टिव है वो अ, उसके पैरामीटर ऐड करने के लिए वो यूज़ होता है। तो इधर जैसे हमने डेटाबेस ऐड किया, तो उसका यूज़र नेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लोकल होस्ट का रूट यूज़र नेम है। पासवर्ड ब्लैंक है। और डेटाबेस अभी तक बनाया नहीं, इसलिए मैं इसमें एम्प्टी रख देता हूँ। बस, इस इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमें सेकंड डेटाबेस ऐड करना है, तो हम इसको ही सेम कॉपी करेंगे। और इसको जैसे ऊपर वाला डिफ़ॉल्ट है, तो हम इसको सेकंड डेटाबेस नाम देंगे। तो हम इसी प्रकार से हम दो दो डेटाबेस एक ही एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, सेकंड डेटाबेस कैसे ऐड और यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो बाकी कुछ इसमें ऐसे एक्सप्लेन करने के हिसाब से नहीं है। तो जैसे बड़ा एप्लीकेशन होगा तो हुक्स और मेम कैसे डिस्कस करेंगे हम बाद में। और माइग्रेशन तो डेटाबेस अपलोड के लिए होता है। और राउट्स करके एक राउट्स डॉट पी एच पी एक करके मेन यूज़फुल फाइल है। जैसे हमें कौन से भी पेज पे रिडायरेक्ट करना है, तो हम इसका राउट डॉट पी एच पी फाइल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर डिफ़ॉल्ट राउट दिया है वेलकम, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर वेलकम दिया है। तो ऑटोमेटिकली ये वेलकम वाला
व्यू कॉल हो जाएगा। तो इधर हम देखेंगे हमारे इसमें वेलकम करके एक कंट्रोलर बनाया है, और ये कंट्रोलर हमारे व्यू को कॉल कर रहे हैं, दिस लोड व्यू मतलब ये लोड को व्यू कर रहे हैं। तो वेलकम मैसेज करके एक वेलकम डॉट पी करके वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट पी करके एक व्यू व्यू फोल्डर में व्यू क्रिएट किया रहेगा। ये जो वेलकम मैसेज करके वही प्रिंट हो रहा है। तो हम अभी ये एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो फर्स्टली हम इस कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट को हमारे कोड वीएस कोड में ओपन करके देखते हैं। कोड स्पेस डॉट से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डायरेक्टली वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। तो इधर पहले हम प्रोजेक्ट चालू करने से पहले हम इसका एक्चुअली फ्लो क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए पेंट में हम यूज़ करेंगे। तो इसका फ्लो जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ओपन होते ही इंडेक्स डॉट पी एच पी फंक्शन इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल ओपन होती है। कौन सा भी हम सर्वर ओपन करते हैं तो इंडेक्स पहले कॉल होने वाली इंडेक्स ही कॉल होती है। तो इसका फंक्शनलिटी कैसे वर्क होता है मैं बता देता हूँ अभी। तो जैसे कि इंडेक्स इंडेक्स डॉट पी एच पी करके एक पी एच पी फाइल है, बराबर। तो इसके बाद जो कुछ रिक्वेस्ट आती है, फर्स्टली जो कुछ रिक्वेस्ट यूआरएल से आएगी तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आएगी। उसके बाद राउटिंग सेट होती है। जो हमने राउटिंग सेट की है उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, और वो चेक करेगा कि हमारे रिक्वेस्ट भेजना किधर है। तो उसके बाद हमारे राउटिंग के रिक्वेस्ट के हिसाब से ये रिक्वेस्ट जाएगी। पहले तो सिक्योरिटी सी एस आर एफ करके उस पर सिक्योरिटी चेक करेगा, उसको बोलते हैं सी एस आर एफ। और उसके बाद जब एक्यूरेटली सब सिक्योरिटी चेक हो जाएगी, तब ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे कंट्रोलर के पास। ये हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के बाद कंट्रोलर कंट्रोल से अटैचमेंट होती है, जैसे कि मॉडल में हम लिखते हैं अपने डेटाबेस की क्वेरी। डॉट मीन्स हमारा डेटाबेस लॉजिक मॉडल्स। फिर उसके बाद हमने हेल्पर यूज़ किया है तो हेल्पर के साथ भी इंटरेक्ट हो जाएगा। हेल्पर और लाइब्रेरीज।
उसके बाद हमने इस स्क्रिप्ट या प्लगइन्स या हुक्स कुछ यूज़ किए, वो सब कुछ इंटरेक्ट करेंगे कंट्रोलर से। हुक्स और स्क्रिप्ट। तो इसके बाद जो कुछ रिस्पॉन्स कंट्रोलर को मॉडल, हेल्पर, लाइब्रेरी और हुक्स से मिलेगा, वो सब कुछ सेंड करेगा हमें व्यू के पास। व्यू के पास। और फिर एक कैशिंग के पास जाएगा। कैशिंग में स्टोर हो जाएगा, जो कुछ रिस्पॉन्स आया वो कैशिंग में स्टोर हो जाएगा। कैशिंग में। उसके बाद कैशिंग में स्टोर होने के बाद वो हमें रिजल्ट दिखाएगा हमारे ब्राउज़र पे। ऐसे ऐसा कंट्रोलर का कोऑर्डिनेटर का फ्लो होता है। हाँ, दैट्स इट। एंड हाँ, तो उसके बाद एक कैशिंग वाला जो लास्ट में बताए, ये वाला जो फाइल है वही यूज़ होता है। तो उसके बाद कंट्रोलर की सेपरेट फाइल होती है। एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यू, तीनों अलग अलग फाइल है। तो कंट्रोलर में जैसे कि बिजनेस, हमारा जो बिजनेस लॉजिक है हम सब इसमें लिखेंगे। अभी इसमें तो फिलहाल कुछ नहीं लिखा, ये सिर्फ हमें व्यू व्यू रिटर्न करके ला रहा है, HTML व्यू। और इसमें हमें बिजनेस लॉजिक लिखना पड़ता है क्लास बना के। और उसके बाद मॉडल हमारा मॉडल मॉडल वो जो होता है कि जो डेटाबेस से डेटाबेस की क्वेरी और डेटाबेस के रिलेटेड फंक्शन, वो सब हम इसमें रिटर्न करते हैं। और व्यू ये होता है कि सिंपल इसमें HTML और जैसे टेबल या जो यूज़र को डिस्प्ले होने वाली है वही इंफॉर्मेशन हम इसमें कोऑर्डिनेटर में कोऑर्डिनेटर व्यू में शो कर देते, पेज बना के। बस। फिर उसके बाद हेल्पर और हुक्स। हेल्पर हमें कस्टम हेल्पर भी मिलते हैं और थर्ड पार्टी हेल्पर भी मिलते हैं, कि जैसे कि अभी ये वाला कंटेंट कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है अपने वेबसाइट में, तो हम उसका ये हेल्पर एक बना के कंटिन्यूसली हम एक ही बार उसको कॉल करके अपने पूरे वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस में यूज़ कर सकते हैं हेल्पर बना के। वो हम आगे वाली वीडियो में देख लेंगे। तो अभी एक सिंपल